कहीं आपको ये अभी मौजूदा हालात को लेकर आपको गुस्सा भी आता होगा, नाराजगी भी बिल्कुल यहाँ पर नजर आती होगी। इरशाद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जहांगीर जी भी, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुख कर रही हूँ। जी बोलिए। देखें, अगर आप इनको म्यूट करें बंदर को तो हम बोल सकेंगे, अगर बंदर का तमाशा दिखाना तो हम नहीं बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये पंजाबियों को गाली दे रहा है, शख्स बैठा हुआ बदतमीजी कर रहा है, ये इंसान नहीं है, कोई जानवर है। देखिए इरशाद जी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो उन्हें जवाब देने का भी मौका मिलना चाहिए ना। अगर आप किसी को बंदर, कभी उनको कभी अपशब्द कह देते हैं, ये शोभा देता है कि आप कभी बात करते हैं कि भाई अभी तो इतना अच्छा खूबसूरत रमजान का पाक महीना चल रहा है, जुबान से ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जैसे ज़हीन व्यक्ति अगर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, अपनी तालीम बता रहे हैं ना, क्योंकि बंदरों का इलाज करते हैं ना वो बंदरों को। आप ठीक है अमजद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। इसको क्या कहूँ आपको, मिर्जा साहब में आ रही हूँ, मिर्जा साहब में आ रही हूँ। म्यूट कर देते हैं दूसरे को, एक को सुनने के लिए, आप इन्हें म्यूट कीजिए। खामखा हमारा गला क्यों खराब कर रही हैं आप बिठा के? बोलिए 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 बोलिए। जिसको अपने बाप का भी पता नहीं है, कभी वो कह रहा है मैं बलोच का बच्चा हूँ। इरशाद अहमद जी ये बात गलत है, इरशाद अहमद जी ये बात गलत है, ये बात गलत है। पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पर्सनल अटैक करना है, आप पर्सनली बात कीजिए। आप ये मेरे चैनल का, ये मेरी डिबेट को आप टाइम किल कर रहे हैं और ये बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है। हिमांशी जी, मैं आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार डी ट्रैक हो रही है हमारी चर्चा, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ जो मौजूदा हालात है उससे कोप अप कैसे किया जाएगा। देखिए, कोप अप से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका एक बहुत फेमस टेलीविजन है, समा टेलीविजन, जिसको तरत हुसैन एक प्रोग्राम करते हैं। तो इनके मिफ्ताह इस्माइल पुराने इनके वित्त मंत्री रहे 2 बार, जो डॉक्टर इरशाद की पार्टी से ही हैं। उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है, जो 14 पॉइंट का इनके प्रधानमंत्री ने जो अपनी संसद में पेश किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2 दिन की हम अपने अफसरों की तनख्वाह काटेंगे, पेट्रोल में 10% की बचत करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सब तो आप करेंगे, पाकिस्तानी जो हुक्मरान है इनको तो तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, आप 2 महीने की, इनकी 2 साल की तनख्वाह काट लो, इनके पास तो इनफ पैसा है। लेकिन जो इसमें आप 2 लीटर का जो एक इस पे पॉइंट लगा रहे हैं, जो आम आदमी जो पेट्रोल डीजल ले रहा है अपनी मोटरसाइकिल में, उसको आप सिर्फ 2 लीटर तेल दे रहे हैं। और जो आप एमएनए के विकास कोष में जो पैसा जा रहा है, जो लगभग की 45 अरब रुपए है, वो और पीएसडीपी के खर्चों को आप कम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये दिखावे के जो आप लेके आ रहे हैं, और इसमें वित्त मंत्रालय कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले रहा है, तो क्या आप ये बयानबाजी सिर्फ संसद में दे रहे हैं या आम जनता तक इसका कोई लाभ पहुंचेगा? और ये देखिए, पर्टिनेंट क्वेश्चंस इनके पुराने वित्त मंत्री ने उठाए हैं, और जो कि डॉक्टर इरशाद साहब की पार्टी से हैं, जो बाद में अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो देश के अंदर जो संकट है, उस संकट को अगर ये सीरियसली एड्रेस करते, देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी मिल सकता है जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। अगर हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, वी कैन नेवर एड्रेस इट। इसमें कोई शक नहीं। इरशाद जी जवाब दीजिएगा। देखिए हिमांशी जी ने बड़े पॉइंट की बात कही है, जनता तो परेशान है, नेता माला माल है। देखिए, ना जनता परेशान है ना हमारी हुकूमत ही। देखिए, रिलीफ देने के लिए क्या होती है, हुकूमत के वज़रा, वज़ीर आज़म और तमाम काबीना के लोग जो कि इस वक्त अपनी पूरी तगदो के साथ अपना सब कुछ पूरा वीएन कर रहे हैं, अपना पूरा वीएन के साथ पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए और रिलीफ देने के लिए आवाम के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल, अगर हम ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता जंग अगर ज़्यादा देर तक चली तो वाकई बड़े क्राइसिस में पूरी दुनिया के लोग आएंगे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आएगा, हिंदुस्तान भी आएगा, उसमें बहुत सारी दुनिया आएगी। इरशाद जी, इरशाद जी या तो आप बहुत मासूम हैं या तो बहुत चालाक हैं। मैं नहीं समझता कि किसी को इरशाद जी या तो बहुत मासूम हैं या तो बहुत चालाक हैं, या तो आप अपने ये कहा जाए कि मासूमियत से आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, या बड़ी चालाकी से आप जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशी जी कुछ कह रही हैं। जी देखिए, भारत की चिंता ना करें। भारत ने 50,000 टन डीजल, जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश को सप्लाई किया है। तो हमारी चिंता ना करें, कृपया अखबार पढ़ें, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हम इतना मादा रखते हैं कि जो हमारे साथ दोस्ती करे उसको हम संकट के समय मदद करने की कोशिश करें। दुश्मनों के साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं करते। आपकी पुरानी पार्टी, आप अखबार का एक और नया खर्चा ऐड करवा देना चाह रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देखिए उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और वो जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हैं, मिफ्ताह इस्माइल, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उस चीज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जनता है उसके लिए ये जरूरी है जानना कि पाकिस्तान इस समय क्या कर रहा है।
कि इतने बड़े क्राइसिस से उनको बचा पाकिस्तान सके। बहुत अजीम काम कर रहा है इस वक्त। अगर आप रसायन, अगर आपके यहाँ पे खाद ही नहीं पैदा होगी तो सब्जी तो महंगी होगी ही। अगर पानी नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर पेट्रोल डीजल नहीं है तो रमजान के पाक महीने में लोग अपनी इफ्तारी कैसे करेंगे? आपके लिए ये सवाल जरूरी है और इसको एड्रेस करना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज थोड़े दिन में आपके यहाँ जब संकट शुरू होगा, जवाब दीजिएगा। तो देखिए शायद गंभीर इसको ऐसे बहुत मसले मुश्किल हैं होगी। जो शायद वहां से आपको कोई आईना ना दिखाए, लेकिन ये बड़े गंभीर ऐसे मसले हैं, बताइए। देखिए अभी मोहतरमा कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान की चिंता करने की जरूरत, तो आपको किसने कहा कि आप पाकिस्तान की चिंता कीजिए? पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के इदारे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की चिंता करेंगे भी तो आप क्या कर पाएंगे? मुझे बताइए क्या कर पाएंगे? हिंदुस्तान चिंता करके अभी कम से कम फिर भी मदद की पेशकश तो कई बार कर देता है, और आप ये मान के चलिए जिस तरह से हालात हैं अभी, तो आप उन हालातों पर भी आप उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। आपने एक बार फिर से सऊदी अरब के सामने हाथ फैला दिया और वो कह रहे भैया हम मदद क्यों करें? जब हमारा डिफेंस पैक्ट था तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा, हमारे ऊपर हमला हुआ तुमने अमेरिका की एक बार ये कहा जाए उस पर सवाल तक नहीं उठाए, बस इतनी इस तरह से गुलामी की, और एक बार फिर से हाथ उठाने के लिए आ गए हो भीख मांगने के लिए। वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं। जी ना 5 सेकंड हम पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके यहाँ किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, दैट इज ऑल। हमें उनकी चिंता की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रखना चाहते हैं बस। ठीक है। मैं टीपी त्यागी जी का रुख करते हुए फिर मैं जहांगीर का रुख कर रही हूँ। टीपी त्यागी जी, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा। इरशाद जी बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं उससे भाई हिंदुस्तान को चिंता नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हालात से बहुत अच्छी परिस्थिति में पाकिस्तान है, बार बार ये तर्क होते हैं। आप जरा इस पर आईना दिखाइए, जो अभी मौजूदा हालात हैं आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही हालात रहेंगे? अगर ये जंग और बढ़ गई तो क्या होगा? जी इरशाद जी, बीच में गड़बड़ नहीं करना। दरअसल में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो भी यकीनन हिंदुस्तान के हुए। और उनके साथ क्या हो रहा है, यानी कि झेलम और नीलम नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जमीन उनकी, मेहनत उनकी, सारी प्लानिंग उनकी, और उसके बाद जो उससे बिजली पैदा हुई वो इतनी महंगी कि वो बेचारे ले ना सके और वो चली जाए चाइना के जिंजियांग में या अमीर लोगों के पास। तो अगर हमारे लोगों का, जिसे हम अपना समझते हैं, उनके साथ ये हाल होगा तो क्या हम चिंता ना करें? पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शहबाज शरीफ ने जो कदम उठाए अच्छे उठाए, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि हम प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या प्लानिंग वर्तमान के लिए की जाती है? प्लानिंग की जाती है भविष्य के लिए। उदाहरण के तौर पर अभी हिमांशी जी ने बताया आपको, हिंदुस्तान ने पहले से प्लान करके रखा क्या कॉन्टिजेंसी हो सकती है। यही कारण था कि आज हमारे यहाँ करीब 2 महीने से ज्यादा, आज 2 महीने से ज्यादा का हमारे पास पेट्रोल और डीजल। अब जवाब दे देना यार, मैं कोई मना कर रहा हूँ क्या, या तुमको बीच में मुंह खोलना जरूरी है? तुम्हारे पहली बात, अरे यार देखो, तो तुम झूठे, तुम्हारा झूठा, मैंने शालीनता से एक लफ्ज नहीं कहा, और अगर तुम जब बोलते हो तो मैं एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। भाई साहब, मैं एक सोल्जर हूँ, आप सिविलियन है, आपको 24 घंटे उस बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है जो ऑपरेशनल एरिया में हो और जहाँ आर्टिलरी शैलिंग हो। मेरा जीवन तपा है और मैं उसके बाद बोलता हूँ, और फिर मैं तुम जैसे सिविलियन से मुंह नहीं लगना चाहता। कई बार मैंने तुमको इसके ऊपर टोका है, मैंने आपको बाकायदा फैक्ट दिए नीलम के और झेलम के, फिर मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बताया कि जो प्लानिंग है अगर आपने सही की होती तो पहले से इस काम को करके रखते। चलो आज कर ली, अच्छी बात है। अब एक और बात, ट्रेनिंग, जो ज्यादातर मुल्क है उन मुल्कों में है आतंकी संगठन है, हम मानते हैं, कम से कम 3 दर्जन आतंकी संगठन है इम्पोर्टेंट, वो अपने अपने मुल्कों में अपने ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं। ये पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसमें उनके ट्रेनिंग कैंपों को बनाने में, ट्रेनिंग में, पैसे में, हथियार में, प्लानिंग में, डिजाइन में, उन्हें हिंदुस्तान की सीमा में क्रॉस करने में वहां की सरकार मदद। और जब सरकार से पूछा जाए
कि सरकार क्यों मदद करती है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी इसलिए है कि अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो फिर पाकिस्तान में फौज की जरूरत ही क्या है, फिर तो पाकिस्तान नेपाल और भूटान की तरह से मामूली आर्मी रख सकता है। इसलिए ये जानबूझ के मैं ठीक है, मैं इरशाद जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर जहांगीर का रुख कर रही हूँ। इरशाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच, रिएक्शन आप देखिए, अभी त्यागी सर फरमा रहे थे कि इंडिया की प्लानिंग थी, इंडिया ने तैयारी की हुई थी। देखें, जिसको मालूम हो कि उसने ये करवाना है वो तो पहले से तैयार रहेगा। हम तो इमरजेंसी में तैयार हुए। हमें जब मालूम पड़ा कि ये दहशतगर्दी करवा दी गई, दुनिया के ममालिक पे मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को तैयारी, हम तैयारी जब करते हमें मालूम होता, आपको मालूम था, हिंदुस्तान को पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, मुसलमानों को इजराइल क्या करने वाले। क्या मुसलमानों को लड़वा दिया आपस में, मुसलमानों को बेवकूफ कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही मजहब को तुम के लोगों को बेवकूफ कह रहे हो, पोटैटो हेड। चले बाप कौन है तुम्हारा, पहले तो बताओ। पाकिस्तान एक सेहूनी रियासत है, पाकिस्तान एक फाशिस्ट रियासत है जिसने अफगानिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान को जंगी तावान देना पड़ेगा, वॉर इंडेमनिटी। पाकिस्तान सरेंडर करेगा, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान को देगा, पाकिस्तान माफी मांगेगा लिख के। आ जाओ, बाजोड़ में सरेंडर करो, तुम्हारी आर्मी ने सरेंडर करना है। बातें करते हो यहाँ बैठ के कि दुनिया ने मुसलमानों को लड़ा दिया, मुसलमानों की तौहीन कर रहे हो तुम, ये कह के बेवकूफ है मुसलमान। ठीक है, देखिए, मैं मुसलमानों का तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा बेवकूफ है? जहांगीर कलोड़ो, आप जरा इस बात को समझाइए। और क्योंकि अब जिस रूप में लगातार पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो भी यही बार बार आरोप लगा रहा है कि भाई नतमस्तक हो गए, नोबेल पीस प्राइज देने की बात हो गई अमेरिका की, वो अमेरिका जिसने एक तरह से एक बड़े हमले को ईरान में अंजाम दे दिया, वो अमेरिका जिसने पाकिस्तान की धरती में घुसकर अपने लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया, उन परिस्थितियों से घिर गए हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर जब अभी मुश्किल भरे हालात हैं, क्या उस दौरान कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या मुकाबला करवाती हैं? अगर इनको लाना है तो हमें मत बुलाया करें, जिस चैनल पे ये बैठा हो तो। अरे इरशाद जी, आप पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं। अभी सुन लेते हैं ना एक बार। भ्रष्टाचार के मामले लगातार पाकिस्तान में सामने आते हैं, जो सवाल पूछे, मैं सवाल पूछने आपको मैं बुरी लग जाती हूँ। जहांगीर जी से बात करने दीजिए प्लीज मुझे। जहांगीर, जहांगीर अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। देखें, ये जो जंग छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, अच्छा, मुझे लगा आप इस डिबेट की जंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक अलग मोर्चा खुल जाता है। जी प्लीज कंटिन्यू। इनको कम से कम इनको मैंने तो रिक्वेस्ट की थी आपके थ्रू के, कम से कम ये एक नेशनल टीवी चैनल है, कम से कम इतनी तो मर्यादा रखें कि हम अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ के जिस चीज को हमने जियोपॉलिटिकल को डिस्कस करना है हम उसको करें। देखें, ये पाकिस्तान के लिए नहीं कि मुश्किल वक्त है, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अपना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते उनके लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं दोबारा इस चीज को दोहराऊंगा कि पाकिस्तानी आम आवाम की ये सालों से कोशिश थी कि जो हमारी इलीट क्लास है, जो रूलिंग तबका है, उस तक जो मराहतें जाती है वो ना जाए, वो डायरेक्ट जो है उसका रिलीफ आवाम को पहुंचे। मैं दोबारा इस चीज को इंडोर्स करूंगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये आवाम की बात सुन ली गई है और रूलिंग पार्टी ने, ये जो PMLN के मेरे दोस्त बैठे हुए सीनियर दोस्त डॉक्टर इरशाद साहब के, शायद उनकी पार्टी ने अभी डिसाइड कर लिया है कि नो मोर, कि अब जो है आवाम का पैसा आवाम की जेबों में ही जाए, तो हमारे लिए ना कि सिर्फ एक आम पाकिस्तानी के लिए भी, लेकिन जहांगीर के लिए, अरशाद भाई के लिए भी ये सुकून का लम्हा होगा सर। मतलब अभी तक ऐसा नहीं होता आया है ना जहांगीर। और आपने कहा कि भाई दुनिया पर इसका असर है, लेकिन किसी भी देश ने ऐसे इस रूप पे पहले पाबंदियां नहीं लगाई। इरशाद जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे। जी देखें, हम मुसलसल मुल्क को खुशहाल करने पे, मुल्क को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। जब मुल्क खुशहाल मजबूत होगा तो आवाम खामा खुशहाल होगी। तो हम अपनी आवाम अपने मुल्क के लिए पाबंदियां लगाकर कौन सी सुनिए, ऐसी पाबंदियां लगाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ऐसे कौन सी खुशहाली लेकर आ रहे हैं आप? आतंकियों का बजट कम नहीं करते। IMF जो है वो लगातार अब उस पर पाबंदियां लगा रहा है जो नेक्स्ट किश्त आने वाली है।
मुझे एक बात देखिए, बताइए, आपको मैं- सुनिए ना, सुनिए, ये जो तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, अब उन पाबंदियों पर भी बात कर ली जाए जो आप कभी ऑफिशियल रूप में स्वीकार नहीं करते। एक बड़ा हिस्सा आपके बजट का जाता है आईएसआई या आपके प्रॉक्सीज को समर्थन करते हुए उन आतंकियों को जिन्होंने अपने घर में पालकर अभी बैठाया हुआ है। क्या उन पर भी कोई पाबंदियां लागू होंगी क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरी आर्मी, मेरी आईएसआई, मेरे मजबूत इदारे, इनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। आप माल की क्या बात करती हैं, क्योंकि यही मुल्क को संभालते हैं, यही मजा चखाते हैं आप लोगों को, यही आपके आगे अकड़ के खड़े होते हैं, यही कुर्बानियां देते हैं, यही शहीद होते हैं हमारे दुश्मनों से लड़ करके। देखिए, इनके लिए एक एक चीज हमारी कुर्बान है। दूसरी बात यह है लेकिन पता कि है इरशाद जी, आईएसआई आप मेरे लोग मुल्क कई की बार है, बड़ा जनता आर्मी को मेरे मुल्क की है। बेवकूफ बना देते हैं।